नमस्कार साथियों। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश के महानायकों ने, निर्माताओं ने एक बहुत अहम फैसला लिया और वो निर्णय ये था कि भारत एक लोकतंत्र होगा, एक जनतंत्र होगा, यानी कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता जनता के वोट के माध्यम से ही जाएगा। लेकिन आज का सूरत हाल देखिए। मोदी सरकार की अधिनायकवादी और तानाशाह राजनीति के चलते लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मानकों का गला घोंटा जा रहा है। जिस भी प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनाने देती, वहां ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या अब राजस्थान हो, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का चरित्र बन गया है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दोस्तों, 20वीं सेंचुरी की ग्रेटेस्ट बुक ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखने वाले राइटर एल्डस हक्सली ने इंडियन डेमोक्रेसी की भविष्यवाणी की थी। हक्सली ने 1960 में कहा था कि भारत में लोकतंत्र तब तक ही है जब तक देश में पंडित नेहरू की सरकार है। उसके बाद यहाँ डिक्टेटरशिप या फिर मिलिट्री का राज होगा। देखा जाए तो इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर ऐसी भविष्यवाणी और भी देशों के बड़े बड़े थिंकर्स और राइटर्स के द्वारा किए जा रहे थे, क्योंकि आजाद भारत के लोकतंत्र में इतनी डाइवर्सिटी थी कि उसमें एक देश और उसके लोकतंत्र का सरवाइव करना बहुत मुश्किल माना जाता था। लेकिन पंडित नेहरू भी चले गए, उनके नक्शे कदम पर चलने वाली इंदिरा गांधी भी चली गई और आज आजादी के बाद 7 दशक से ज्यादा का समय बीत गया है। लेकिन भारत के लोकतंत्र ने समय के साथ अपनी जड़ें और गहरी कर ली हैं। लेकिन देश में नेशनलाइजेशन की भावना को मजबूत करने में पीएम नेहरू ने 5 ईयर प्लान लाकर बहुत बड़ा काम किया, जिससे शुरुआत में स्टेट्स के पास उतना पावर नहीं था जितना कि अभी है। फिर इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिला। साथ ही देश में गरीबी और भारी असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी प्राइवेट प्रॉपर्टीज और जमींदारों की जमीनों को किसानों को बांटने पर भी इंडियन डेमोक्रेसी को कंजर्वेटिव माना गया। लेकिन दोस्तों, उस टाइम देश में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि पंडित नेहरू के लिए कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी को गरीब लोगों ने अपने हित में समझा और प्रधानमंत्री नेहरू 1947 से जब तक जिंदा रहे तब तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस को सफल जीत मिली, जिसके चलते देश में कोई दूसरी पार्टी उतनी बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। अगर कहीं पर ऐसा होता भी है तो वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी होगी, जिसमें पहले से हर एथनिक और रिलीजियस ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन और पावर शेयरिंग की गारंटी को इंश्योर किया जाता है, जिसे कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी कहा जाता है। दोस्तों, यहीं पर इंडियन डेमोक्रेसी आपको और हैरान करती है, क्योंकि बहुत ही साफ है कि इंडिया में कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह की डाइवर्सिटी को अलग तरीके से पावर नहीं दिया गया है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में कई तरह की डेमोक्रेसीज के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि पीपल्स डेमोक्रेसीज, गाइडेड डेमोक्रेसीज, लिबरल डेमोक्रेसीज, यहाँ तक कि ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसीज। लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे आइडियल फॉर्म लिबरल डेमोक्रेसी को माना जाता है। दोस्तों, इसी अलग अलग डेमोक्रेसी की बात करें तो भारत के पास इस समय डेमोक्रेसी के लिए एक अलग ही एडजेक्टिव मौजूद है और वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया के केस में डेमोक्रेसी के एडजेक्टिव समय के साथ चेंज भी हुए हैं। भारत ने कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी तक का सफर तो तय किया है, लेकिन अब देश में एथनिक डेमोक्रेसी भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर शुरुआत से देखें तो 1950s में इंडिया के एक डेमोक्रेटिक देश बनने के साथ ही साथ देश में एक तरह की कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी ने जन्म लिया, जिसमें जनता के पास सरकार चुनने का तो अधिकार था, लेकिन अपने सोशलिस्ट अप्रोच की वजह से पीएम नेहरू ने देश की प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए पूरे तरीके से लिबरल डेमोक्रेसी को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वंडर उसकी स्टेबिलिटी रही है, जो ओवर द पीरियड और इवॉल्व हुई है। आप अगर पर कैपिटा इनकम को देखेंगे तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया की पोजीशन 190 देशों में 147th है, जो कि डेमोक्रेसी की ट्रेडिशनल थियरी से बिल्कुल अलग है। आमतौर से ऐसा माना जाता है कि वही डेमोक्रेसी जिंदा रह सकती है जहां के सिटीजन्स की पर कैपिटा इनकम बहुत बेहतर हो, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक उनकी लाइफस्टाइल और थिंकिंग पैसों की कमी और पॉवर्टी की वजह से बेहतर नहीं होगी, तब तक उस देश में लोग डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जबकि इंडिया के लोगों ने बढ़ती जनसंख्या के बावजूद इस समस्या को अपनी डेमोक्रेसी का भार नहीं बनने दिया है। देखा जाए तो इसी वंडर ने ओवर द पीरियड इंडियन डेमोक्रेसी को अलग तरीके से शेप किया है। दूसरे वंडर की बात करें तो आमतौर से ऐसा देखा जाता है कि जिन देशों में एथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है, वहां पर डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल से पॉसिबल हो पाती है। और यहीं से असली भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी के फैसलों से देश में न सिर्फ एक मजबूत विपक्ष तैयार हुआ, बल्कि 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी फॉर्म्ड हुई, जो भले ही 1980 में जाकर खत्म हो गई हो। लेकिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस जिस अथॉरिटेरिज्म की ओर देश की डेमोक्रेसी को ले जा रहे थे, वो रुक गया। हालांकि लेट 1980s तक भी इंडियन डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटाइजेशन शुरू नहीं हुआ था। लेट 1980s में जब राजीव गांधी की सरकार को एक बार फिर से लेट 1970s के कोलिशन ने हरा दिया,
तब नई कोलिशन में पहली बार हायर पोजीशन पर बैकवर्ड कास्ट के लोग पहुंचे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस के टाइम में सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही अधिकतर सरकार में देखने को मिलते थे। 1989 में बनी ये सरकार 1991 तक चली। देखा जाए तो इस दौरान अपर कास्ट का डोमिनेशन कम होने लगा। ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने में इन्हीं 2 सालों में काम हुआ और देश के लोकतंत्र में एक हिस्टोरिक कमीशन बनाया गया, जो कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए सरकार द्वारा गठित मंडल कमीशन था। दोस्तों, इस कमीशन ने ओबीसी को देश में 27% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की, जिसके बाद ओबीसी को देश में 27% रिजर्वेशन दिया जाने लगा। देखा जाए तो इस कदम ने देश की डेमोक्रेसी को एक अलग ही पाथ दे दिया, जिससे बैकवर्ड कास्ट के लोग भी अपनी पार्टी बनाने लगे और 1990s के बाद देश में वन पार्टी सिस्टम पूरे तरीके से खत्म हो गया। देश में क्षेत्रीय नेताओं ने या तो कांग्रेस से अलग होकर या फिर एकदम शुरू से अपनी रीजनल पार्टी बना ली, जिससे देश के लोकतंत्र में अलग अलग आइडियोलॉजीज वाली पार्टीज को जगह मिली। दोस्तों, ये इंडियन डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन ही है कि समय से लोगों ने अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप कर ली कि वो एक साथ 2 से 3 आइडेंटिटी होल्ड कर सके, जैसे कि एथनिक और रिलीजियस आइडेंटिटी और उसके साथ ही नेशनल या फिर सब नेशनल आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि समय के साथ साथ लोगों की नेशनल आइडेंटिटी कभी भी उनकी बाकी आइडेंटिटी की वजह से कमजोर नहीं हुई है। यही कारण है कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद बिना कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी बने इंडियन डेमोक्रेसी अपनी स्टेबिलिटी को बनाए हुए है। दोस्तों, कुछ और वंडर्स की बात करें तो आज भी इंडिया में कास्ट और जेंडर को लेकर भारी असमानता है। इस एक्सट्रीमली अनइक्वल सिचुएशन के बावजूद भारत में डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस की जा रही है, ये बात सभी को हैरान करती है। साथ ही डेमोक्रेसी को संभालने वाले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसे कि इलेक्शंस आज भी इंडिया में हर बार बड़े लेवल पर हो रहे हैं, जिस वजह से भी इंडियन डेमोक्रेसी एक डायनामिक और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी मानी जाती है। दोस्तों, ये भी एक तरह के बहस का मुद्दा है कि आखिर ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की क्वालिटी कितनी अच्छी है। खैर, इसे अलग से डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, बाकी के देशों में जहां डेमोक्रेसी के बावजूद मिलिट्री या कोई डिक्टेटर कभी भी सत्ता में आ जाता है। दोस्तों, आज भले ही भारत में मौलिक अधिकारों का हनन और फ्री स्पीच पर सेंसर लगाने की बात की जाती है, लेकिन इसी दौर में हमारे देश की LGBTQ कम्युनिटी की भी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। जबकि 1947 के बाद शायद ही बात कोई सोच सकता था कि एक दिन देश में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध नहीं माना जाएगा। साथ ही एक और समस्या ये भी है कि आज जो राज्य देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में सबसे अधिक लोग यानी कि पॉपुलेशन देते हैं, गरीबी भी वहीं पर ज्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य। देखा जाए तो लोगों के पास बदलाव करने के अधिकार होने के बावजूद भी वो अपनी गरीबी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। यानी अभी भी इन राज्यों में डेमोक्रेसी को अपनी पावर समझना बहुत जरूरी है। साथ ही आज इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी समस्या मीडिया की खराब परफॉर्मेंस भी है, जो अगर समय के साथ सही नहीं होती है तो ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिबरल डेमोक्रेसी तक के सफर को और लंबा कर देगी। झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगता है और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस झूठ को सच बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। ठोको भाई ठोको।